आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। कल यानी 11 मार्च को यमुना नदी के तट पर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का 35वां जन्मदिन मनाया जाएगा। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल नाम के इस इवेंट में 35 लाख लोग आ सकते हैं। ये 3 दिन तक चलेगा और इसके लिए करीब 100 एकड़ जमीन पर काम चल रहा है। पर्यावरण के बचाव के लिए काम करने वाले लोग कहते हैं कि यमुना के तट पर ऐसे कंस्ट्रक्शन से इतना डैमेज होगा जिसको सुधारने के लिए 100 करोड़ रुपए लग सकते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने इस इवेंट को मंजूरी देते हुए 5 करोड़ रुपए का मुआवजा भी लगाया है। पर्यावरण की रक्षा करने वाले इस कोर्ट ने कहा कि अब परमिशन देनी पड़ी क्योंकि फेथ अकम्प्ली हो गया, यानी काम इतना हो चुका है कि अब रोकना मुश्किल है। आवाज अड्डा में आज हम पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के लिए पर्यावरण को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये भी बताएंगे कि इस मामले पर अब राजनीति क्यों और कैसे होने लगी है। हमारे साथ इस खास चर्चा में आज जुड़े हैं बीजेपी के सीनियर नेता और दिल्ली विधानसभा के विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, बीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल से बात करेंगे, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, पर्यावरण के बारे में सोचने वाले और काम करने वाले हिमांशु ठक्कर और वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान। स्वागत है आप सबका। लेकिन शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि एनजीटी से लगे 5 करोड़ रुपए के मुआवजे पर धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने आज हमसे क्या कहा। 5 करोड़ का जुर्माना नहीं बोला, वो बोले कॉम्पनसेशन, उसको हम कॉन्टेस्ट करेंगे। अरे भाई, हमने कोई जुल्म किया ही नहीं, जुर्माना किस बात का है? हम जेल जाने के लिए तैयार हैं मगर जुर्माना नहीं भरेंगे। मगर जमुना के लिए काम करने के लिए हम सिद्ध हैं, पूरा काम करेंगे जमुना के लिए। और श्री श्री रविशंकर ने यह भी कहा कि वर्ल्ड कल्चर फेस्ट के लिए एक भी पेड़ नहीं काटा गया और इससे यमुना को कोई खतरा नहीं हुआ है। नहीं, ये सब बहाना है, कह रहे कि एक 4 दिन के कार्यक्रम से हमने पूरा नुकसान कर दिया। ये सही नहीं है और हम इसको कॉन्टेस्ट करेंगे, ताकि हमने एक वृक्ष भी नहीं काटा, सिर्फ गिन के 4 वृक्ष को थोड़ा प्रून किया है। तो धर्मगुरु श्री श्री रविशंकर ने कहा है कि वो जेल जाएंगे लेकिन ये 5 करोड़ रुपए नहीं देंगे। दूसरी तरफ विवाद इसलिए भी छिड़ा हुआ है क्योंकि आर्मी यानी सेना की मदद ली गई इस पूरे इवेंट में 2 पॉन्टून ब्रिज बनाने के लिए। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, आर्मी के उपयोग पर आपका क्या कहना है? देखिए, आर्मी इनेट टू सिविल अथॉरिटीज में अवश्य सरकार की मदद करती है। जिस तरह से कोई नेशनल कैलामिटीज हो जाए, गुजरात में अर्थक्वेक हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में अर्थक्वेक हुआ, भारत सेना ने वहां मदद की। उत्तराखंड में बाढ़ आई, जम्मू एंड कश्मीर में बाढ़ आई, भारत सेना ने उसमें मदद की। चेन्नई में सुनामी आई, भारत सेना ने उसकी मदद की। और हर साल जहां भी फ्लड आने की आशंका होती है वहां भारत सेना की टीम तैनात रहती है फ्लड रिलीफ करने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस किस्म के फेस्टिवल में भारत सरकार का, ये सेना का ही नहीं बल्कि भारत सरकार का इक्विपमेंट है, ऑपरेशनल इक्विपमेंट है, इसकी कुछ लाइफ होती है, माने कि इसको इतनी दफा से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे 4 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो। और इसकी एवरी यूज के बाद इसकी सर्विसिंग होती है, इसके कंपोनेंट्स जो जरूरी होते हैं वो बदली किए जाते हैं। तो ये एक बड़ी जबरदस्त ऑपरेशनल चीज है। हमको ये सबको समझना चाहिए कि सेना के पास जो भी इक्विपमेंट होता है वो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट की वजह से होता है और वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और वो मोस्टली इंपोर्टेड होता है। उसको दोबारा बनाना लेना बड़ा कठिन होता है। आप सबको मालूम है कि भारत सेना की मॉडर्नाइजेशन कितनी पीछे चल रही है, हमारे को नया इक्विपमेंट लेने में कितनी मुश्किलें आती हैं। तो इस तरह से ऑपरेशनल इक्विपमेंट को इस तरह के माहौल में लगाना बिल्कुल उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि दिल्ली जैसी जगह जहां पे 2 पुल बनाने हैं, यहां पे कितने सैकड़ों आपको कॉन्ट्रैक्टर्स मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे जो कि इस किस्म के ब्रिज बना सकते हैं। ये तो है नहीं कि आपको कल पता लगा कि ये ब्रिज बनाना है तो इमरजेंसी में बना रहे हैं। इसकी प्लानिंग तो महीनों से चल रही है, सबको मालूम है ब्रिज बनाना है। तो ब्रिज बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की क्या कमी है? तो इसमें आप कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भारत सेना का ऑपरेशनल इक्विपमेंट क्यों डिग्रेड करवा रहे हैं? और दूसरा सवाल ये जो उठ रहा है, क्या भारत सेना किसके हुक्म से करती है?
भारत सेना इस किस्म के टास्क मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो मिनिस्टर हैं उनके हुक्म से करती है, और अगर उनका हुक्म भारत सेना के लिए सही नहीं होता तो वो उनको बताती है कि ये गलत आप ऑर्डर दे रहे हैं, ये ऑर्डर आप देंगे तो इसमें इतना नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा, इक्विपमेंट का नुकसान होगा, जो कि भारत सरकार का इक्विपमेंट है। और उसके बावजूद भी अगर सरकार उसको हुक्म देती है कि आपको कुछ भी कह ले आप, ये तो आपको करना ही होगा, तो भारत की जो सेना है वो एक सिविलियन कंट्रोल के नीचे काम करती है, और जब भी सरकार उसको जबरदस्ती हुक्म देगी तो उसको कार्यक्रम करना पड़ेगा, और जब कार्य करती है तो वो बेस्ट तरीके से कार्य करती है, जिसमें 1% भी गुंजाइश नहीं होती किसी शॉर्टफॉल की। अब बात आ रही है कि स्टैम्पीड की वजह से ये ब्रिज बनाए जा रहे हैं। अरे भाई, स्टैम्पीड का तो सबको मालूम था, 35 लाख लोग आ रहे हैं, तो पहले से ब्रिज की प्लानिंग क्यों नहीं की? पहले से ब्रिज के कॉन्ट्रैक्टर्स क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं ये कार्यक्रम 3 महीने पहले शुरू हुआ और टाइमली बन जाता? इमरजेंसी में आर्मी को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? सवाल है, प्लानिंग का बहुत बड़ा सवाल है। और यहाँ पे जोड़ना चाहती हूँ विजेंद्र गुप्ता जी को, क्योंकि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है वो कहते हैं कि फेथ अकम्पली है, इसलिए हम परमिशन दे रहे हैं, लेकिन इस पूरी केस में ये बात सामने आई कि प्लानिंग के मामले में बहुत सारी खामियां थी, इस इवेंट को लेकर बहुत सारे परमिशंस नहीं थे। क्या बहुत ज्यादा पुश था इस इवेंट को आगे बढ़ाने के लिए, जबकि उसके लिए पूरे क्लियरेंसेस प्लेस में नहीं थे? देखिए, सबसे पहले तो तमन्ना मैं ये कहना चाहूंगा जी कि ये एक अद्भुत आयोजन है जिसकी पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर वो सामने आ रहा है। 35 लाख लोग 3 दिन के इस कार्यक्रम में भाग लेने जा रहे हैं, और 155 देशों के, यहां तक कि बहुत सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रमुख इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, ये समझ लेना चाहिए बाकी सारी राजनीतिक दलों को। 35 लाख लोग जब एक स्थान पर इकट्ठा होंगे तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को भी किसी भी प्रकार की कोई आहत ना हो? नहीं, वहां पर एक चीज बताइए विजेंद्र जी, क्या ये एक निजी कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम है? एक मिनट, मैं इस देश में, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं एक एक करके हर बात पर आपका जवाब दूंगा जी। इस देश के अंदर कुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ का आयोजन होता है, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, उर्स का आयोजन होता है, बहुत सारे आयोजन होते हैं बड़े बड़े, जिसमें सरकार जिम्मेदारी लेती है, जिसमें लाखों लाख लोग आते हैं। ये सरकार का दायित्व है कि जहां पर 35-50 लाख लोग इकट्ठा होंगे वहां पर किसी पर कोई आंच ना आए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था वहां होनी चाहिए, वहां पर हर प्रकार के इंतजाम होने चाहिए। और अगर सरकार ने इजाजत दी है तो फिर सरकार का दायित्व भी है नहीं, इजाजत किसने दी है, वहां पर सहयोग करना। बड़ा सवाल है। जो लोग एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं मिले थे इसको, मेरी बात पूरी होने दीजिए, को पता ही मेरी बात पूरी होने दीजिए या नहीं, मेरी बात होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए जी। दिल्ली, मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने देश पर 50 साल राज किया, यमुना की इस स्थिति का जिम्मेदार कौन है? यमुना के रिवर बैंक पर क्या स्थिति है, इसको कौन जिम्मेदारी लेगा? यमुना के रिवर बैंक पर किस तरह की एनक्रोचमेंट हुई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आज एक कार्यक्रम होता है जिसके अंदर 12 या 13 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनने वाले हैं, जो एक नॉन पॉलिटिकल, एक धार्मिक आयोजन है। देखिए, 2-3 बातें आप क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके उठाते हैं। विजेंद्र गुप्ता जी, एक पॉइंट आपने रखा और आलोक शर्मा जी आप इसका जवाब दीजिए। विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि जिस तरह से कुंभ के मेले के लिए पूरी व्यवस्था और जिम्मेदारी लेती है सरकार, वैसे ही इस फेस्टिवल के लिए क्यों ना ले? देखिए, मैं समझता हूं कि विजेंद्र गुप्ता जी काफी सीनियर लीडर हैं, और जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करते हैं। अभी तक भी जिस समय हम टीवी शो कर रहे हैं CNBC आवाज पर, इस अड्डे में जो बैठे हैं, पुलिस क्लियरेंस और फायर क्लियरेंस नहीं आई है। और बीजेपी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि साहब 155 देशों के लोग आ रहे हैं, इसलिए जो है इसकी परमिशन तो मिलनी चाहिए। अरे भाई, परमिशन मिलनी चाहिए तो बस्सी साहब ने परमिशन क्यों नहीं दी? बस्सी साहब ने क्यों आर्मी को रिकमेंड किया? बस्सी साहब ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को क्यों लिखा? हमें बताइए जरा इस बात का। वहां पर 35 लाख लोग आएंगे, अगर लिखा है तो एक ही कारण है कि व्यवस्था सुचारू होनी चाहिए। अभी तक बन गया क्या? अगर मान लीजिए समय रहते निर्णय लिया गया तो अच्छी बात है। नहीं, एक मिनट, हल्ला क्यों? नहीं, एक मिनट। अरे दूसरी चीज,
क्योंकि ये हिंदुओं से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, इसमें कुछ भी बोलिए आप। नहीं, ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, क्या ये धार्मिक कार्यक्रम है? ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, क्या ये धार्मिक कार्यक्रम है? आप इसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं विजेंद्र गुप्ता जी? आप इसको धार्मिक रंग क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। नहीं, एक मिनट, ये बहुत ही अजीब टर्न ले रहा है। एक मिनट, आलोक शर्मा जी एक मिनट, आलोक शर्मा जी एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले ये बात एक तय करें कि विजेंद्र गुप्ता जी आप इसको धार्मिक कार्यक्रम क्यों कह रहे हैं, जब श्री श्री रविशंकर खुद नहीं कह रहे कि ये धार्मिक कार्यक्रम है। वो कह रहे हैं कि उनका एक फाउंडेशन है, उसका 35th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल है, आप इसको धार्मिक कार्यक्रम क्यों कह रहे हैं? शरद प्रधान जी, यही प्रॉब्लम है। अब हर इशू को पोलिटिसाइज किया जाता है, धार्मिक रंग दिया जाता है। मुझे बताइए, अगर पर्यावरण को हानि होगी तो क्या फर्क पड़ता है कि वो कल्चरल फेस्टिवल हिंदुओं का है या मुसलमानों का? भावनाओं से खिलवाड़ मत करिए। नहीं, एक मिनट, बहुसंख्यक लोगों की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और बहुसंख्यकों का क्या लेना देना, मुझे जरा समझाइए। शरद प्रधान जी एक मिनट, शरद प्रधान। बिल्कुल, हमारा साफ रूप से कहना है। हाँ, नहीं, मेरा मानना ये है, ये विजेंद्र गुप्ता जी दूसरों को बोलने दें तो फिर बात बोले। गुप्ता जी जरा प्लीज दूसरे को भी बोलने दें। बोलिए, वो सुन रहे हैं। हाँ, बोलिए। मेरा मानना ये है तमन्ना कि ये जो कार्यक्रम है ये शुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, और कुंभ मेले से इसको कंपेयर करना कुंभ मेले का अपमान करना है। कुंभ मेला इस देश की संस्कृति की धरोहर है, ये उससे कंपेयर करना तो बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि ये एक प्राइवेट श्री श्री रविशंकर की एक प्राइवेट संस्था है और बड़े फुल स्केल पे कमर्शियल स्पिरिचुअल संस्था है। हर एक्टिविटी का पार्टिसिपेंट से पैसा लेते हैं। आप डिफरेंशिएट क्या करना चाहते हैं? धार्मिक आप किस तरह का अंतर करना चाहते हैं? नहीं, आप इनको विजेंद्र गुप्ता जी उनको बात कहने दीजिए, फिर आप जवाब देना। प्रसाद ने जो बात कही है बड़ी वाजिब बात है कि किस तरह से बोलिए, थोड़ा शांति से सुने दूसरों को। आर्मी का इक्विपमेंट का, अरे तमाम बड़ी कंपनीज है, आप लेकर के हायर करिए, आपके पास पैसे की कौन सी कमी है? जब आप 155 देशों से आपके वो लोग आ रहे हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं। श्री श्री रविशंकर बहुत ही हेविली फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है उनकी। कोई आर्ट ऑफ लिविंग, कोई धर्मार्थ कार्य की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या तकलीफ है मुझे बताइए, तकलीफ क्या है? देखिए विजेंद्र गुप्ता जी, अगर देखिए एक मिनट, मैं अब हिमांशु ठक्कर को लाना चाहती हूँ, वो एनवायरमेंटलिस्ट है। हिमांशु ठक्कर जी, आप सबसे पहले ये मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर कंसर्न है कि यमुना के तट पर ऐसे कार्यक्रम से पर्यावरण को हानि होगी, तो क्या कोई फर्क पड़ता है कि वो कार्यक्रम किसका है, कितना बड़ा है, धार्मिक है या नहीं, कितने हेक्टेयर पर है, कितने देशों से लोग आएंगे, क्या इससे कोई लेना देना है? क्योंकि कंसर्न ये है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट का। हम क्यों भटका रहे हैं पूरे मुद्दे को? कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, ये सिर्फ बिल्कुल सही बात है। किया जा रहा है। ये मुद्दा जो है, दो बातें हैं। एक तो कि पर्यावरण पे जो असर पड़ रहा है, नदी पे जो असर पड़ रहा है, उसके वेजिटेशन पे, बायोडायवर्सिटी पे जो असर पड़ रहा है, और उसके बारे में जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जनवरी 2015 का जो आदेश है उसका उल्लंघन हो रहा है। और दूसरी बात है कि देश में जो कायदे का शासन है कि नहीं, क्या कोई संस्था सरकार से नजदीक है, उसका मतलब है कि वो चाहे वो कर सकती है क्या? तो और देखो, श्री श्री रविशंकर काफी पूजनीय व्यक्ति है, लेकिन आज श्री श्री रविशंकर और उनकी जो पूरी संस्था है और उनको सपोर्ट करने वाले हैं, उनका अहंकार काफी उफान पे है। उन्होंने जो थोड़ी बहुत गुडविल पहले की थी 2010 में 8 दिन में थोड़ा कचरा साफ करके, वो भी खत्म हो रही है। अच्छा तो ये होता, शोभनीय ये होता श्री श्री रविशंकर के लिए कि वो तुरंत इस बात को स्वीकार करते कि हमने गलती की है, और ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पर्यावरण के हानि के बिना भी ये कार्यक्रम हो सकता था, वहां शिफ्ट होना चाहिए था। और दूसरी बात है, ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने खुद ने कहा है कि ये इसमें न सिर्फ पर्यावरण की हानि का सवाल है, लेकिन देश की कायदे का उल्लंघन हुआ है। ओके। पर्यावरण मंत्रालय ने जो करना था वो नहीं किया है, जल संसाधन मंत्रालय ने जो करना था नहीं किया है, और नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष है,
उन्होंने इसका मना करना चाहिए था, उन्होंने भी नहीं किया। इसलिए महत्व की बात है से इसका काउंटर लूंगी। गुप्ता जी, आपके पक्ष में बोलने वाले विनोद बंसल जी हैं, आपके पक्ष में बोलने वाले विनोद बंसल जी हैं इस पैनल पर, तो अब उनको बोलने दीजिए। सो कॉल्ड जो कि अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये उनकी ये सोच बन चुकी है। अरे सर, पोल्यूशन सेक्युलर होता है या कम्युनल थोड़ी ना होता है? पोल्यूशन तो पोल्यूशन होता है। विनोद बंसल जी, इस पॉइंट पर आप क्या कहेंगे? एक मिनट, विनोद बंसल जी आपकी साइड पे ही शायद बोलेंगे, उनकी बात हम सुन लेते हैं। विनोद बंसल जी, मेरा बस एक सवाल है, क्या प्रदूषण सेक्युलर या कम्युनल हो सकता है? तमन्ना जी, दो बात को जरा ध्यान से समझना पड़ेगा। एक तो जो है ना जी, जो बहस है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में जा रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि अगर कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता कोई राजनीतिक बात करते तो कोई बात समझ में आती है, लेकिन जब जिसको आप पर्यावरणविद कह रहे हैं और जिसको आप जर्नलिस्ट कह रहे हैं, वो आज प्योरली इस चैनल पे बैठ करके प्योरली राजनीतिक बात कर रहे हैं, इस पर बड़ा मुझे हास्यास्पद लगता है। एक बात है। दूसरी बात, देखिए जहां तक इसका अपने ग्रीन ट्रिब्यूनल का सवाल है, बात ग्रीन ट्रिब्यूनल की नहीं है, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सोच इसमें काम कर रही है। देखिए, अगर पर्यावरण की बात होती है अकेली तमन्ना जी, तो आपको ध्यान में आना चाहिए कि यमुना पुस्ता पर आप वजीराबाद पुल से लेकर के और सारे पूरे यमुना की बेल्ट पे देख लीजिए, इतनी सारी बांग्लादेशी घुसपैठियों की झुग्गियां की कांग्रेस ने बसाई हैं। इसके अलावा कितनी सारी फैक्ट्रियों, अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं राजनीतिक बात, कितनी सारी कम्युनल बात कर रहे हैं। भैया, पर्यावरण की बात कर रहा हूं, सुनिए। मैं चुपचाप सुन रहा था, धैर्य से सुनना भी साथ रखिए। सुनने का साथ रखिए। बड़ा प्यार, मैं प्यार से बात रख रहा हूं। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, जुर्माना लगाइए अगर जुर्म है तो, लेकिन बिना जुर्म के किसी पे जुर्माना लगाना और फिर उसके बाद ये धमकी देना कि नहीं पैसा आज ही कोर्ट ने कह दिया है ये जुर्म किया है। कोर्ट कह रही है विनोद बंसल जी, आप एनजीटी की अवमानना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, देश पूरी बात को पर्यावरण की सबसे बड़ी संस्था कह रही है। क्या वो भी पॉलिटिकल है? नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कह रही है, क्या वो भी राजनीतिक है? जो भी कहता है कि जो आपको पसंद नहीं उसको आप राजनीतिक करार देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद कह रहे हैं कि आर्मी का यूज गलत है, क्या आप उनको भी राजनीतिक कहेंगे? विनोद बंसल कह रहा हूं, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को वो जमुना जी के अंदर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जा रहा है, जो बड़े पैमाने पर बूचड़ खाने वैध और अवैध दिल्ली में खुले हुए हैं और उसका मांस और रक्त जो है ना जमुना जी में बहाया जा रहा है, जितनी सारी पूरे फ्लड रीजन को और यमुना बैंक को, ये आप जाइए ना नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ये मुद्दे लेके, आपको कौन रोक रहा है? ये कांग्रेस का वोट बैंक, यही बात सही होगी। विनोद बंसल जी, आप अपनी पूरी बात रखिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी आप कहें, आप एक लाइन, एक थॉट डायरेक्शन में रखें और तर्क रखें उसमें। आपने शुरू किया ये कहते हुए कि हमारे दो पैनलिस्ट जो हैं वो एक राजनीतिक तौर से कह रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है कि कुछ देर पहले क्या बोल रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद ने कहा कि आर्मी का उपयोग गलत है। जिस ऑर्डर की आप बात करें वो एनजीटी का ऑर्डर है, क्या वो सब भी राजनीतिक है? देखिए, मैं वही कह रहा हूं, इसमें सिर्फ एनजीटी का मसला नहीं है। आप देखिए, ये चर्च फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बैक एंड में काम कर रही हैं, और सोनिया गांधी जी का जो कैथोलिक चर्च है वो बेसिकली ओपस डाई नामक संगठन की मदद से ये एनजीटी से क्या लेना देना है? विनोद बंसल जी, थोड़ा सा तो आपके आर्ग्यूमेंट में थोड़ी सी तो लॉजिक होनी चाहिए। मेरी बात को पूरा सुनेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके जी। अच्छा, बताओ। आपको अगर पूरी बात समझो, सुनो। ये भक्त हैं, श्री रविशंकर के भक्त लग रहे हैं, ये कहाँ से करेंगे लॉजिकल बात? 155 देशों के 35 लाख लोग आकर के यहाँ पर जो कल्चरल वैल्यू लेके जाते, वो कहीं भी जा सकते थे, लेकिन यमुना पे क्यों आ रहे हैं? उसकी जगह ये कल्चरल डिवोल्यूशन लेके जाएंगे कि इस ऑर्गेनाइजेशन, वो श्री रविशंकर के भक्त हैं, वो कोई देश के, और दे आर डेविएटिंग, किसी धार्मिक काम के लिए नहीं आ रहे हैं। ये कार्यक्रम जमुना जी के लिए हो रहा है, ये कार्यक्रम सरजी जमुना जी के लिए हो रहा है। आप पत्रकार हैं, कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 35th एनिवर्सरी पर हो रहा है। लेट्स गेट आवर फैक्ट्स के आलोक शर्मा जी। बिल्कुल हो रहा है। मुझे हैरत ये हो रही है कि ये चर्चा कहाँ से कहाँ जा रही है। एक मिनट, हमारे चर्चा के दो केंद्र बिंदु हैं।
एक ये है कि क्या परमिशंस नहीं लिए गए सही तरीके से, क्या प्रोसेस और प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ, नंबर 1। और नंबर 2 हम ये पूछ रहे हैं कि पर्यावरण पर क्या इम्पैक्ट होगा और उसका मुआवजा कितना होना चाहिए। इसमें आप लोग धर्म राजनीति को दूर रखें तो बेहतर है, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम है वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल। ये है आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की 35th एनिवर्सरी पर इसको सब अब अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आलोक शर्मा जी, पॉइंट ये है कि क्या उल्लंघन हुआ प्रोसेस का या नहीं? इसमें राजनीति मैंने नहीं देखी, मैंने किसी राजनीति की बात नहीं करी। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, लोग बैठे हुए व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। आलोक शर्मा जी, आलोक शर्मा जी, देखिए, अगर इस तरह के पैनलिस्ट आप बताएंगे तो मैं समझता हूँ बात नहीं हो पाएगी। पर्यावरण की जवाब दूंगा, लेकिन राजनीति की जवाब नहीं दूंगा। सीधी बात है, डीडीए ने एफिडेविट दिया। अरे भाई, हाँ बोलिए आप। ये विश्व हिंदू परिषद ही सब कुछ बोलेगी क्या? यही पर्यावरणविद भी हो गए, हिंदूवादी भी, मुसलमानवादी भी, सब कुछ यही हो गए। आलोक जी, 65 सालों में आपने पर्यावरण का सबसे ज्यादा नुकसान किया है। आप क्यों दूसरी ट्रैक पे जा रहे हैं? आलोक जी, परमिशन जो है 155 देशों के लोग यहाँ कल्चरली यूनाइट होने के लिए आए हैं। बोलने नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? ठेकेदार बन गए आप। ओके, अरे 155 देशों के भक्त आ रहे हैं, उनकी फंड रेजिंग एक्टिविटी है। ओके, एक मिनट, आलोक शर्मा। तमन्ना जी, मैं लास्ट मोमेंट कह रहा हूँ, अगर इस तरह की डिबेट होगी मैं उठ जाऊंगा। फंड रेजिंग आप बोलिए आलोक शर्मा जी, हम रुके आपकी बात सुनने के लिए। विनोद बंसल कृपया उनको बोलने दीजिए, फिर आपको जवाब देने का मौका मिलेगा। आलोक शर्मा जी ही बोलेंगे आप। जिसका मन करता है बोल रहा है। अगर आप नेशनल चैनल पे बैठ के बोलिए। आलोक जी, आपने शुरुआत की थी, मैं भी आपको ये कह रहा था। अच्छा, उनको शायद ऑडियो थोड़ा देर से जा रहा है। आलोक जी, आप बोलिए। अगर कहीं परमिशन है तो बताइए कहां पर परमिशन है। माय गॉड, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डीडीए की परमिशन अगर है तो दिखाएं। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज की परमिशन है तो बीजेपी के प्रवक्ता दिखाएं। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने परमिशन दी है तो वो परमिशन दिखाएं। दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने अगर परमिशन दी है तो वो दिखाएं। एक 35 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, ना पुलिस ने परमिशन दी है, ना फायर ने परमिशन दी है, और आप कार्यक्रम कर रहे हैं। अरे दिल्ली के अंदर इतने सारे, अरे भाई, अभी तक परमिशन है तो ओके, एक करके बोलेंगे प्लीज। आप लोग से निवेदन है, एक करके बोलेंगे। आप लोग झूठ बोलते हैं चैनल पर आकर। अब हम बताएंगे कि कब कौन बोलेगा। आप आलोक शर्मा जी आपका पॉइंट कंप्लीट करेंगे। एक करके बोलेंगे, समझ में भी आएगा। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। आलोक शर्मा जी, आप अपना एक लाइन में पॉइंट कंप्लीट कीजिए, इसका जवाब देंगे विजेंद्र गुप्ता प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। आलोक शर्मा जी कंप्लीट करें, उनका जवाब देंगे। देखिए, अगर परमिशन डीडीए ने दी होती, ओके तमन्ना जी, अगर डीडीए ने परमिशन दी थी तो मुझे कि बताइए डीडीए के ऊपर जुर्माना क्यों लगा? अगर वाटर रिसोर्सेज ने परमिशन दी थी तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के ऊपर 1 लाख का जुर्माना क्यों लगा? और अगर सारी परमिशन श्री रविशंकर महान आत्मा ने अगर ले रखी थी तो उनके ऊपर 5 करोड़ का जुर्माना क्यों लगा? ओके, विजेंद्र गुप्ता जी को आप इसका जवाब देने दीजिए। आपने आपका सवाल रखा है आलोक शर्मा जी, अब आप धैर्य से विजेंद्र गुप्ता का जवाब सुनिए और फिर विजेंद्र गुप्ता बोलेंगे। कोई भी पॉल्यूशन, ओके, नाउ लिसन टू द आंसर विजेंद्र गुप्ता जी। तमन्ना जी, देखिए, खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं मेरे साथी, मेरे छोटे भाई। सारी परमिशन उनके पास थी, एनजीटी ने भी परमिशन दी है, एनजीटी की अनुमति से कार्यक्रम हो रहा है। पहले समझ लीजिए, यहाँ पर झूठ मत फैलाइए। आप कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए का 1 लाख। नहीं, आप सुन लीजिए। अब आलोक शर्मा जी, अब आप सुन लीजिए। नहीं, अब आप सुन लीजिए आलोक शर्मा जी, अब आप सुन लीजिए। आपने खूब बोला कि आपको बोलने नहीं दे रहे, अब आप सुन लीजिए। ऑन रिकॉर्ड एनजीटी में सबके एफिडेविट जमा है। एनजीटी ने, सुनिए, तमन्ना जी, एनजीटी की परमिशन से कार्यक्रम हो रहा है। डीडीए ने उसको अलाउ किया है, बुकिंग की है, एनजीटी ने कंडीशनल परमिशन दी हो रहा है, और तमाम चीजों की, क्योंकि तभी तो इन्होंने बताया कि डीडीए पर फाइन हुआ है, क्योंकि डीडीए ने इजाजत दी है। इसलिए तमाम परमिशन के बाद और पूरा पर्यावरण को इजाजत नहीं दी है, इसलिए फाइन लगा है। और इस देश का दुर्भाग्य है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? तमाम चैनल पे आके झूठ बोल के चले जाते हैं आप लोग। अरे आप झूठ बोल रहे हैं,
वो चुप रहिए हमको जो है ना प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। अच्छा एक मिनट और लास्ट में कह दीजिएगा आलोक शर्मा जी, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। इस बात का काउंटर करेंगे अगले हिमांशु ठक्कर, बात का काउंटर करेंगे जो विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं, लेकिन उनको बात पूरी करने दीजिए। ये एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम है। पूरा देश, पूरी दुनिया इस कार्यक्रम की तरफ नजर लगाए हुए है। ये कोई साधारण आयोजन नहीं है, ये पूरे देश की प्रतिष्ठा को विश्व में ऊपर लेकर जाने वाला है। और लेकिन जब भी इस प्रकार के आयोजन होंगे, मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा कि सबको हमको समर्थन करना चाहिए। देश की प्रतिष्ठा। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी, कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, एक मिनट शरद प्रधान जी, कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, आप रावण जैसे नजर आ रहे हैं। नहीं, माफी चाहूंगा, रावण की भूमिका नजर आ रहे हैं आप लोग। नहीं, ऐसा मत कीजिए। ऐसा नहीं होता विजेंद्र गुप्ता जी कि जो आपके खिलाफ है वो रावण बन जाए, ऐसा नहीं होता है। आप मेरी बात सुनिए। देखिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है परमिशन। तमन्ना जी, कोई तकलीफ नहीं चाहिए। अभी मेक इन इंडिया का कार्यक्रम हुआ था बॉम्बे में, मेक इन इंडिया। मैं चलाना चाहती हूँ एक पूरा स्टेज जल गया था धू धू करके। एक मिनट, सबका ऑडियो हम थोड़ा डाउन करेंगे क्योंकि अब एक पॉज रखकर मैं चलाना चाहूंगी एक रिपोर्ट जो हमारे मेक इन इंडिया का स्टेज भूल गए भाजपा के प्रवक्ता महोदय। हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने आज वेन्यू पर जाकर देखी कि वहां पर क्या सेफ्टी अरेंजमेंट्स हुए हैं। आइए वो रिपोर्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में अब सिर्फ एक दिन बचे हैं, लेकिन इसकी तैयारियों और सुरक्षा को लेकर सभी सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जिस जमीन पे ये कार्यक्रम हो रहा है। ये जमीन है यमुना की, जिसे समतल किया गया है यहाँ के वॉलंटियर्स के द्वारा और तमाम एजेंसियों के द्वारा। और ये कई जगहों पे ये जमीन अभी भी पूरी तरह से पक्की नहीं है, अभी भी बालुई है। और आप देख सकते हैं गाड़ियों का बोझ भी नहीं उठा पा रही है, गाड़ियां भी नहीं पहुंच पा रही है वेन्यू तक। तो ये जो बड़ा स्टेज बनाया गया है जिसमें हजारों लोग शिरकत करेंगे, वो बोझ कैसे उठा पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जब लोग आए थे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े लोग आए थे, तो भी ये सवाल उठाया गया था। और इसलिए प्रधानमंत्री के लिए अब एक अलग स्टेज बनाया जा रहा है, कंक्रीट का स्टेज बनाया जा रहा है। लेकिन बाकी के जो हजारों कलाकार होंगे उनके लिए यही स्टेज बना हुआ है। तो सवाल ये है कि क्या इतने बड़े कार्यक्रम को इस जमीन पर करना वाजिब है? ये तो रही सुरक्षा की बात। इसके अलावा अगर किसी तरह की भगदड़ होती है तो क्या स्थिति आने वाली है, ये देखते हैं हम। सवाल है कि अगर इस कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की भगदड़ होती है तो क्या होगा, क्योंकि ये पुल एकमात्र ऐसा पुल है जो कि लोगों को लाने और ले जाने का एकमात्र रास्ता है, क्योंकि दूसरी तरफ स्टेज है और वीवीआईपी एंट्री है, यानी कि आम जनता वहां से नहीं जा सकती। यानी कि यही पुल एकमात्र रास्ता है जिससे भगदड़ की स्थिति में लोग बाहर जा सकते हैं। किसी भी समय में इस पुल में 15,000 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते हैं, जबकि लगभग 2.5 से 3 लाख लोग हर वक्त इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का भार किसी भी भगदड़ की स्थिति में कैसे उठा पाएगा ये पुल, और यही सवाल दिल्ली पुलिस ने भी उठाया है और इसी कारण से उसने स्टैम्पीड या भगदड़ की आशंका व्यक्त की है। रोहन सिंह, दिल्ली। ओके, चर्चा में हम वापस अब चलते हैं, लेकिन बस शुरू करने के पहले सबसे मेरी ये विनती है कि हम पॉइंट पर रहें और ऐसी चीजें कि जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, जिनकी बात आपको पसंद नहीं आए, वो रावण बन गए, ऐसी चीजों से हम बचें तो बेहतर होगा। बस इस रिक्वेस्ट के साथ आगे मैं आप पूछना चाहती हूँ लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद से कि हमने एक सेफ्टी की बात यहाँ पर देखी। ये भी खबर आ रही है कि आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने 53 लाख रुपए मांगे थे सरकार से, केंद्र सरकार से, कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट्स वगैरह बनाने में हमारी मदद की जाए। अब भव्य एक कार्यक्रम होने वाला है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, इसमें हम कुछ दो राय नहीं है। सवाल ये है कि क्या ये निजी कार्यक्रम है या सरकारी कार्यक्रम है, और अगर सरकारी कार्यक्रम है तो ये साफ तौर पर सामने आना चाहिए या नहीं? लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद जी, आपने सवाल भी पूछा और जवाब भी खुद ही दे दिया है और मैं आपके जवाब से सहमत हूं। देखिए, पहली बात समझ लेनी, आपने शुरू कार्यक्रम में कहा कि ये आर्ट ऑफ लिविंग का एक फंक्शन है जिसमें सारी कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं। ये सरकारी फंक्शन नहीं है, ये सबने मान रखा है। इसको दोबारा मैं क्या जवाब दूंगा और आपको, ये प्राइवेट एक किसी ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन है। दूसरी बात रही सिक्योरिटी की, जो कि सबसे बड़ी बात है। मैं कहता हूं कि सिक्योरिटी इज नंबर 1 रिक्वायरमेंट। कोई व्यक्ति भारत का, चाहे सेना का हो चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, ये नहीं चाहेगा कि एक भी व्यक्ति को किसी किस्म की चोट लगे।
तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पूरी सेफ्टी अरेंजमेंट्स करना जरूरी है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ सेफ्टी अरेंजमेंट्स की जिम्मेदार भारत सेना है या भारत सरकार के पास और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्या वो सब एकजुट करके सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती? अगर ये इस देश की हालत है और सिर्फ फौज ही कर सकती है तो आप खुद सोच लीजिए ये देश कहां जा रहा है। तीसरी बात, जो सबसे जरूरी बात वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों चाहे गवर्नमेंट के ओहदेदार हों, ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो इक्विपमेंट है ये लड़ाई के लिए रखा गया फौज में। इट इज एन इक्विपमेंट फॉर वॉर, इट्स अ बैटल रिक्वायरमेंट, इट्स एन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। आप ऑपरेशनल इक्विपमेंट जो भारत सरकार का है, जो इस देश का है, उसको क्यों डिग्रेड कर रहे हैं इस किस्म के उसमें? लोग कहेंगे साहब डिग्रेडेशन क्या हुई इसकी? कोई डिग्रेडेशन नहीं हुई। देखिए ये समझना चाहिए, ये टेक्निकल चीजें होती हैं जी। इस इक्विपमेंट को एक्स नंबर ऑफ टाइम्स इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके बाद इसको रिप्लेस करना जरूरी हो जाता है। हम लोग इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो बेकार हो जाती है। करते हैं, ध्यान से इसको रखते हैं जिससे इसका डिग्रेडेशन ना हो और ये हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहे। कल को अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए देश की सिक्योरिटी के ऊपर तो ये जो ब्रिज है ये हमारे को लड़ाई में इस्तेमाल करना है। तो जो आपकी देश की प्रॉपर्टी है, जो कि लड़ाई के लिए देश ने रखी हुई है, उसको आप इस किस्म के फंक्शन में क्यों इस्तेमाल करके डिग्रेड कर रहे हैं? ये ऐसा एक हवा बनाया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या देश में पहली बार कोई कार्यक्रम हो रहा है। ये बात जरूर है कि देश में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और लोगों की सुरक्षा, देश हर नागरिक की सुरक्षा हम सबके लिए पहली चॉइस होती है, लेकिन ऐसा हुआ बनाया जा रहा है, इस तरह की बातें। नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद का जो पॉइंट है कि आर्मी का सामान और आर्मी के सर्विसेज एक निजी कार्यक्रम में क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका आप जवाब दीजिए। दुख है मुझे इस बात का दुख है जिस तरह से इस पिक्चर को पेंट किया जा रहा है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के अंदर इस तरह की सोच डेवलप हो रही है और इस तरह के व्यवधान एक प्रकार से पैदा किए जा रहे हैं। अगर आज 35 लाख लोग एक स्थान पर इकट्ठा हो रहे हैं, एक तरफ तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं आप, 35,000 है कि 35 लाख है इकट्ठा, 35 लाख जी, आप 3 लाख दिखा रहे हैं। 3 लाख क्योंकि AOL ने कोर्ट में जाकर कहा है कि 3 लाख लोग आएंगे। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने कोर्ट में दलील दी है कि 3 लाख लोग आएंगे। देखिए आप एक बात कर लीजिए, पहले जो बात मैं कह रहा हूं मेरी बात, नेताओं को आदत है बड़ा चढ़ा के बताने बोलने की। एक सेकंड, 35 लाख लोग, ये देखिए इनको बेचारों को सबको इतना तकलीफ है कि एक व्यक्ति जिसने एक संस्था के माध्यम से इतना बड़ा अपना एक आयोजन किया है और बहुत पैसा जमा कर लिया है, धरोहर को पेश किया जा रहा है, कितने बदतमीजी की हद है। अरे शर्म आनी चाहिए प्रधान जी आपको यार, ऐसी बातें करते हुए कम से कम ये एक देश की संस्था, आप जाके भक्ति करिए, पूरे देश को उनका भक्त क्यों बना के वोट करना चाहते हैं? लेकिन बस आम आदमी उनका भक्ति बन सकता है, उनका पैसा लगता है भक्ति का। जनरल शंकर प्रसाद अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहे हैं कि आर्मी की इक्विपमेंट का किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो विजेंद्र गुप्ता जी आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से उनको काउंटर कर रहे हैं। आपको उतनी जानकारी नहीं है जितनी लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को है, इतना तो आपको मानना होगा। मुझे तब उनकी जानकारी पे शक है, क्योंकि वो मानवीय। अरे आपकी क्या जानकारी, आप तो उनके भक्त लग रहे हैं, आप उस संस्था से जुड़े हुए लग रहे हैं, आपको कुछ बेनिफिट मिलता होगा वहाँ से। जानकारी दे रहा हूँ, कोशिश करेंगे कि जानकारी दे रहा हूँ मैं आपको, दी हुई जानकारी और हम ये चर्चा आगे बढ़ा श्री रविशंकर के भक्त मालूम पड़ रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव बात नहीं कर सकते। ना करें लौटेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। इस डिबेट वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कल से शुरू होने जा रहा है और इस पर बड़ी जंग छिड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले चर्चा में बस एक ऑब्जर्वेशन या सवाल आप कह सकते हैं, शायद श्री रविशंकर खुद नहीं चाहेंगे कि उनका वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल सिर्फ एक धर्म के साथ जोड़ा जाए और इसे पूरे कम्युनल सेक्युलर डिवाइड में देखा जाए, क्योंकि वो हमेशा बड़ी बातें करते हैं, बड़े स्कोप में करते हैं और उनके फॉलोअर्स सच बताए तो हर धर्म से है, हर एज ग्रुप से है, हर वॉक ऑफ लाइफ से है। तो आप लोगों से बस मैं विनती करूंगी कि इस पूरे चीज को यहां पर मत सिकुड़े। ये एक बहुत बड़ा अगर फेस्टिवल है, हम इस पे बात कर रहे हैं कि क्या रूल्स का उल्लंघन हुआ और क्या पर्यावरण पर इम्पैक्ट होगा। तो अब हिमांशु जी हमें बताएं कि फ्योर क्या है,
मैं आपके पास आऊंगी विनोद बंसल जी। फियर क्या है एनवायरमेंटलिस्ट का, क्योंकि जैसे पॉइंट आउट किया गया था कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कंस्ट्रक्शन किया तो वो भी यहां पर हुआ है, वहां पर दूसरे भी लोग रह रहे हैं, बाटला हाउस की बात कुछ श्री रविशंकर ने कही, वहां पर भी हुआ है। तो इस एक इवेंट से कितना ज्यादा डैमेज हो सकता है, आप लोगों का फियर क्या है? देखो, सबसे पहले ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो है वो देश की सबसे बड़ी पर्यावरण कोर्ट है। उसने ये निर्णय में कल जो कहा है उसमें दो मुद्दे महत्व के हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि ये जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ये जो प्रोग्राम कर जा रही है उसमें क्या क्या कर रही है उसकी जानकारी भी उन्होंने कोई संस्था को नहीं दी है। मैं पढ़ सकता हूं, उसमें लिखा है, We also state here that the information provided by the applicant was incomplete, vague and uncertain. यानी कोई संस्था को पूरी जानकारी तक इन्होंने नहीं दी कि वो क्या करने जा रहे हैं। दूसरी महत्व की बात उन्होंने की है कि for the damage caused to the environment, ecology, biodiversity and aquatic life of the river, the foundation should be held liable for its restoration in all aspects. तीसरी बात है कि जनवरी 2015 में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जो निर्णय दिया था जिसमें उन्होंने पूरा रोड मैप दिया था कि कैसे मैली से निर्मल यमुना की यात्रा होगी 30 महीने में, नहीं, और वहां पे कंस्ट्रक्शन पर किसी काम पर रोक लगाई थी, उसके बाद ये काम हुआ है। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि फ्लड प्लेन के ऊपर 25 ईयर फ्लड प्लेन के ऊपर कोई काम नहीं होगा। ओके जी, विनोद बंसल जी। और ये जो इसका मतलब ये जो निर्णय है उसके हिसाब से ये गैर कानूनी कार्यक्रम है। आपको बताऊं, वो सिर्फ इसीलिए एनजीटी ने इसको रोका नहीं। विनोद बंसल और फिर आलोक शर्मा ऑर्डर में जाएंगे, एक एक करके बोलेंगे। लेकिन ये देर होने के लिए भी एनजीटी खुद जिम्मेदार है। अब ये हिमांशु जरा सुनिए, आपकी बात बहुत बढ़िया थी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी है, बिल्कुल ठीक बात है। इकोलॉजिकल बैलेंस होना चाहिए, यमुना जी सुरक्षित रहनी चाहिए और बिल्कुल पर्यावरण प्रूफ रहनी चाहिए। आपको ध्यान में होगा कि श्री रविशंकर ने भी कहा था कि हम चाहे ये कार्यक्रम अपने 35वीं जन्म वर्ष में कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जमुना जी को समर्पित है, एक बात। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इस कार्यक्रम जमुना जी को समर्पित करने के लिए 26 करोड़ इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सुनिए ठक्कर साहब, सुनिए ठक्कर साहब, सुनिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं आपको, देखिए जमुना जी के लिए समर्पित कार्यक्रम है, जमुना जी के बैंक पर हो रहा है, जमुना जी के लिए हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि हम बायोडायवर्सिटी पार्क बनाएंगे इस एरिया को पूरे को, और जमुना जी के फ्लड प्लेन को खत्म करके सबको हक है अपनी बात रखने का। हिमांशु जी, मैं ये कह रहा हूं आपको, देखिए आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि देखिए यमुना जी के बैंक पर जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हुआ एनजीटी के सामने हुआ और एनजीटी से पहले वालों के भी हुआ, जो झुग्गियां बनी, जो बटला हाउस और जाकिर नगर और ये जो अपुल फजल डेवलप हुए, आखिरकार ओखला बैराज के ऊपर क्यों हुए? क्या उससे कोई नुकसान नहीं हुआ क्या? नहीं, लेकिन मीडिया ने बहुत रिपोर्ट किया, श्री रविशंकर ने खुद कहा है टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। उन्होंने खुद ये बात कही है, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। बिल्कुल ठीक। आलोक शर्मा जी, मैं भी कह रहा हूँ, आलोक शर्मा जी बिल्कुल ठीक बात है, उसमें कोई गलत नहीं किया। तो लेकिन मुझे बताइए, मान रहे हैं तमन्ना जी और खुद कह रहे हैं, नहीं एक मिनट, थोड़ी सी बात मैं कह रहा हूँ, देखिए दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, लेकिन न्यू ईयर पर पटाखों पर नहीं प्रतिबंध लगाया जाता। धूप बत्ती, अगरबत्ती और फूल बत्तियों पर उकसाने वाली और लोगों को डिवाइड डिविजन बातें आप मत कीजिए विनोद बंसल जी। अगेन जो प्रदूषण जाता है ना, अगर प्रदूषण का प्रहार होता है तो प्रदूषण की कोई रिलीजन नहीं होती, प्रदूषण की कोई रिलीजन नहीं होती, प्रदूषण की कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, प्रदूषण की कोई नेशनैलिटी नहीं होती। विनोद बंसल जी, प्रदूषण अगर हानिकारक है तो हानिकारक है, लॉजिक की बात करें प्लीज। आलोक शर्मा जी। नहीं बिल्कुल तमन्ना जी, लेकिन हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर ये एनजीटी प्रतिबंध लगाना चाहता है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? धुआं होता है। आलोक शर्मा जी, इसको ये रिलीजन आलोक शर्मा जी बोलेंगे, आलोक शर्मा जी, फिर विजेंद्र गुप्ता। प्रदूषण नहीं फैलता, इतनी जमीन कहाँ से आएगी? आपका समय अब समाप्त हुआ है, जो आपने बोला था आपने बोला है, अब अगले इंसान को बोलने दीजिए। आलोक शर्मा जी। प्रेम भैया थोड़ा छोटा करो ना मेरा फेस। देखिए, मैं समझता हूं कि आज का हमारा जो डिबेट का विषय है वो श्री रविशंकर साहब का जो कार्यक्रम है
उसमें क्या परमिशन ली गई कि नहीं ली गई, ये इंपॉर्टेंट है। कल ही एनजीटी के यहाँ पर 3 एफिडेविट सबमिट हुए हैं। पहला एफिडेविट डीडीए ने सबमिट किया है। डीडीए ने कहा है कि हमने पंटून पुल तक केवल एनओसी का एक सर्टिफिकेट दिया, इसके अलावा हमने कोई क्लियरेंस नहीं दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने एफिडेविट देकर कहा है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। उमा भारती जी के मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने कहा है कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। दिल्ली पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दी है। दिल्ली फायर सर्विस ने कोई परमिशन नहीं दी है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से जानना चाहता हूं, जब एक भी परमिशन नहीं है तो 35 लाख लोगों का प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप इसको हिंदू मुस्लिम में मत डिवाइड कीजिए। मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम हुआ था बॉम्बे में, आपने देखा तो स्टेज किस तरह से जवाब देंगे विजेंद्र गुप्ता जी, सिर्फ विजेंद्र गुप्ता जी देंगे। केवल बताइए अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार जिम्मेदार है। देखिए, और एक छोटे से ब्रेक के बाद बस गुप्ता जी, एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे, फिर आपकी पूरी बात सुनेंगे। बस एक ब्रेक। क्या प्रदर्शन क्रिया हमें दिखेगा कल से यमुना के तट पर? आवाज अड्डा के अंतिम चरण में हम सारे गेस्ट चाहेंगे कि संक्षेप में बोले, अपना पॉइंट रखें ताकि सबको बोलने का मौका मिले। विजेंद्र गुप्ता जी, आपको जवाब देना है अब, लेकिन इसके साथ बस ओवरऑल एक सवाल मैं जोड़ दूं। ऐसा क्यों लगता है कि चूंकि श्री रविशंकर जी बहुत ही जाने माने हैं, पावरफुल है और हर पार्टी में हाई प्लेसेस में उनकी दोस्ती है, इसलिए उनके लिए हर परमिशन मिलना ना मिलना, लेकिन कार्यक्रम करना इतना आसान हो गया है? देखिए तमन्ना, एक बात स्पष्ट कर दूं, पर्यावरण के ऊपर इस देश में कुछ भी नहीं मैं कहूंगा। पर्यावरण हम सबकी प्राथमिकता है और तमाम परमिशन एनजीटी के परमिशन के बाद ये कार्यक्रम हो रहा है। एनजीटी ने खुद इस कार्यक्रम की इजाजत दी है। ये बात लोगों से छुपाकर एक प्रकार से जनता को गुमराह करना है। दूसरा, ये कार्यक्रम एक इस प्रकार का आयोजन है जिसका देश का नाम पूरी विश्व में होने वाला है और 35 लाख लोग इसमें भाग ले रहे हैं। और चूंकि ये एक नॉन पॉलिटिकल, एक स्पिरिचुअल, एक कल्चरल, एक रिलीजियस फंक्शन है, इसलिए इसमें अगर आहत करने की कोशिश की जाएगी एक वर्ग विशेष को, तो उसके लिए बहुत दुख और तकलीफ होगी। ये जिस तरह का प्रपंच और षड्यंत्र किया जा रहा है, ये साफ एक प्रकार का षड्यंत्र है। और अभी जो ठक्कर जी ने कहा, एनजीटी ने अपने ऑर्डर में भी ये कहा है कि ये जो कुछ भी अगर कोई कमी है तो उसको रेस्टोर करने की जिम्मेदारी संस्था की रहेगी, और संस्था ने उसको ऑन किया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों इस तरह का मना कर दिया जा रहा है। नहीं, एक तो देखिए, अगर कोई एक तो 5 करोड़ मना कर दे तो इसका अर्थ ये नहीं कोई अपने अधिकार की बात नहीं करेगा। 5 करोड़ का मुआवजा देने से मना किया है, वो अलग बात है। लेकिन शरद प्रधान इसलिए किया है कि उन्होंने कहा है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। कल अगर अरे इनसे जरा इनको चुप तो कराइए। आप बोलेंगे आप तो कल अगर किसी को एक प्राइवेट मैरिज पार्टी करनी है, न्याय का भी, एक मिनट विजेंद्र गुप्ता जी, न्याय का अधिकार छीन लेंगे किसी का? नहीं, न्याय का अधिकार है। विजेंद्र गुप्ता जी को प्लीज चुप कराइए, दूसरों को बोलने नहीं देते। शरद प्रधान जी, मेरा आपसे सवाल है कि कल अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को उसी जगह अगर आप इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसका मतलब आप बायस्ड हैं, आप पर्यावरणविद नहीं है। अच्छा, एक मिनट शरद प्रधान जी, अगर कल किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को वहां पर एक बड़ा अपना प्राइवेट फंक्शन करना है, अपने बच्चे की शादी करनी है, जो भी करना है, और वो कहे कि मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम होगी मैं उसकी भरपाई करूंगा, तो क्या एक प्रेसिडेंट नहीं सेट हो गया है कि आप जिम्मेदारी लीजिए, पैसे दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, आप कोई फंक्शन ले सकते हैं? शरद प्रधान जी देखिए, ये बिल्कुल यही प्रेसिडेंट गलत प्रेसिडेंट सेट होते हैं इसी तरीके से। ये जिस तरीके से देखिए आज इन्होंने मांगी, यहाँ साधु बाबाओं की कोई कमी नहीं है, कल वो आशीराम बापू जी भी जेल से छूटेंगे तो वो भी मांगेंगे परमिशन। और ये कहने में कुछ नहीं जाता है कि हमारा प्रोग्राम समर्पित है गंगा जी को, यमुना जी को, मुंह से कहने में क्या जाता है, उसका प्रदूषण कितना भी करे। दूसरी बात सिंपल है, जैसे आप जो भी कुछ बोल रहे हैं, लोग आपके मुंह से कुछ भी कहने से क्या जाता है, बोले जाओ जो मर्जी, यहाँ पे जैसे आप ढोक के जा रहे हैं तो बोले जाओ। नहीं, एक कर रही है, सबसे फंड ले रही है, उसके बाद क्या औचित्य है कि उनके लिए सरकार की सुविधाएं प्रोवाइड करे, अपने रिसोर्सेज स्पेंड करे, डिफेंस मिनिस्ट्री का पैसा खर्च करे, ये कहाँ का औचित्य है, कहाँ का जस्टिफाइड है? श्री रविशंकर की संस्था अरबों रुपए की संस्था है,
ओके, नहीं, इस तरीके की तमाम संस्थाएं सब आ जाएंगी। जहां तक कोर्ट का मामला है, जहां तक कोर्ट का मामला है, अरबों की संस्था है, धार्मिक संस्था है, कह चुके हैं 2 wrongs make a right। उनके लिए जहां तक सरकार और कोर्ट का मामला है, ये एक निजी संस्था है और वो नेक काम करे या खराब काम करे या जो भी काम करे, लेकिन वो जिस जगह पर कर रहे हैं, अगर वहां पर पोल्यूशन फैल रहा है तो उसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। विनोद बंसल जी, इसमें आप रिलीजन को डालकर और षड्यंत्र को डालकर पूरे मामले को ट्विस्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं, मुझे उम्मीद है कि ये मेरे सारे पैनलिस्ट जरा आधी मिनट मेरे को देंगे, बस जरा धैर्य से सुनने के लिए। देखिए, धर्म, आध्यात्म, योग, कला, संस्कृति का परचम लहराने के लिए और अरे सुन लीजिए गुरुजी, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, कोई बात नहीं, अंतिम चरण है, अब फिर उसके बाद में आप बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। दूसरों मैं कह रहा हूं कि देखिए, विश्व भर में यमुना जी की सुरक्षा के लिए ये एक जागरण करने के लिए श्री श्री रविशंकर ने कार्यक्रम रखा है। अब इस कार्यक्रम में इतने सारे अड़ंगे लगा करके आप पहले कार्यक्रम तो देख लो भैया, कैसा है, क्या है। कोई श्री श्री, आप जो खुद कह रहे हैं कि वो बड़ा एम्पायर है, बड़ा पैसे हैं, बड़ी चाल है और बड़े सारे उनके ओहदे हैं, तो वो काम भाग के जाएंगे भैया, उनको सबको पकड़ लेना और फिर आपको पता लग जाएगा कितना पर्यावरण का उन्होंने नुकसान किया, कितना फायदा किया। वही तो हमने कहा विनोद बंसल जी कि कल अगर कोई कहे कि हम इसकी पूरी भरपाई कर देंगे, हम यहीं पर है, कहीं जा नहीं रहे, लेकिन आज हमको करने दीजिए, तो ये फिर कल उठकर क्या सरकार कहे कि 35 लाख लोग लगा देंगे? ये कोई प्राइवेट फंक्शन नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं हो रहा, इसलिए मेरा पहला सवाल था, इसलिए मेरा पहला सवाल था। विश्व भर के 155 देशों में लेने के लिए कर रहा है। अब पॉइंट पर हम आए, अब पॉइंट पर हम आए। मेरा पहला सवाल था, क्या ये प्राइवेट फंक्शन है या सरकारी फंक्शन? मेरी अभी होली आने वाली है, मेरे होली पर प्रतिबंध लगाने वाले हैं ये लोग। आपको तमन्ना जी बता दूं, आपको आपके होली और वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल का क्या लेना देना है? लास्ट वर्ड हम देंगे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद को। होली पर कई बार कहा इन्होंने कि पानी का प्रदूषण होता है, और जब बकरीद पर पानी का प्रदूषण होता है, पानी का वेस्टेज होता है, उसको पसंद हो जाएंगे। घिसी पिटी बातें। लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, लास्ट वर्ड हम आपको देंगे, लास्ट वर्ड हम आपको देंगे। और यहाँ पर फिर से इस केवियट के साथ कि शायद श्री श्री रविशंकर खुद नहीं चाहेंगे कि आज उनके कार्यक्रम को एक धार्मिक कार्यक्रम, हिंदुओं का कार्यक्रम और इस तरह से पैक करे। उसे इन्होंने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल का नाम दिया है। कह तो रहे कि यमुना को समर्पित है, लेकिन यमुना का गला क्या घुटेगा इससे, ये हमारा सवाल है। साथ में ही है लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद कि इस तरह की बिल्कुल नहीं जो एटीट्यूड है कि जो हमारे खिलाफ बोल रहा है वो गलत है। आपकी भी बात पर विजेंद्र गुप्ता जी ने कुछ टिप्पणियां की हैं। क्या एक्सपर्ट्स के बारे में की बातें सुननी भी चाहिए? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। रविशंकर साहब की पूरा विश्व इज्जत करता है। मैं निजी तौर पे भी उनकी बहुत इज्जत करता हूं और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि भारत सेनाओं में उनके बहुत डिसाइपल्स हैं और कोई भारतवासी आज की तारीख में ये नहीं चाहेगा कि ये फंक्शन सक्सेसफुल ना हो। ये फंक्शन पूरे विश्व में इसकी देखभाल हो रही है, सब देख रहे हैं और ये नहीं चाहता कोई भी भारत का निवासी कि इसकी किसी तरह से कोई कमी रह जाए। अब बात रही एनवायरमेंट की। एनवायरमेंट की बात आप सबने सुन ली कि जमुना की एनवायरमेंट पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसने परमिशन दी, किसने परमिशन नहीं दी, वो आप लोग वाद विवाद पॉलिटिकली कर लीजिए। तो मैं समझता हूं कि देश का ये बड़ा भारी इवेंट है, हो सकता है कहीं और किसी जगह पे कर लेते जहां एनवायरमेंट को फर्क न पड़ता। क्या जरूरी था कि इसी जगह करना है? नहीं, मैंने भी कहा था सक्सेसफुल होना चाहिए। समय समाप्त हुआ है। अंत में फिर से एक बात ये कहती हूँ कि जो पर्यावरण को नुकसान होगा, जो पर्यावरण को नुकसान होगा वो तो होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसका इवेंट है, कितना बड़ा इवेंट है और वो धर्म गुरु है या नहीं। कुछ आता नहीं है। प्रदूषण का कोई रिलीजन नहीं होता और पर्यावरण को अगर इम्पैक्ट पड़ना है तो उसके लिए हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।